हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बाइनरी टू प्रयागराज। मैं अब्दुल शुक्ला आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने जो प्रोग्रामिंग की वो बेसिक्स प्रोग्राम थे। आई होप आपको वो चीज़ें समझ में आई होंगी और आपने उनकी खुद से भी प्रैक्टिस किया होगा। अब चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा प्रोग्रामिंग के एक अगले स्टेप की तरफ एक अपना अगला स्टेप करते हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड लूप्स। वैसे तो इस टॉपिक के अंदर आपको कई चीज़ें मिलने वाली हैं, लेकिन आपको यहाँ पे समझना है कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड लूप्स। तो इस मेनली इस टॉपिक के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले इस बात का ध्यान रखते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर हमें डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, मतलब ऐसे स्टेटमेंट जिससे हम कोई अपने प्रोग्राम में डिसीजन करेंगे। देखो, जो पहले एक ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें तो जो कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं या फिर लूप्स की, मैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड लूप्स जो कुछ भी लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि देखो, हमारे जो कोई भी प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम में हम लोग टॉप टू बॉटम अप्रोच की प्रोग्रामिंग करते हैं। मतलब कोई भी चीज़ ऊपर लिखी रहती है, वो टॉप पे फिर बॉटम तक हम उसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हुए आते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमें आप टॉप टू डाउन ही चलना पड़े। लेकिन प्रोग्राम में कभी कभी हमें किसी सीक्वेंस को ब्रेक करने की जरूरत पड़ सकती है। हो सकता है किसी दो स्टेटमेंट के बीच में डिसीजन लेने की जरूरत पड़े। हो सकता है कई ढेर सारे स्टेटमेंट हों, उनके बीच में हमें कोई एक स्टेटमेंट को चूज़ करना पड़े। हो सकता है किसी स्टेटमेंट को कई बार चलाने की ज़रूरत पड़े। तो ऐसे जो स्टेटमेंट्स को चलाना है उसको हम क्या बोलेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड लूप सेक्शन के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के अंदर हम लोग इफ एल्स नेस्टेड लैडर, इफ एल्स नेस्टेड इफ एल्स, इफ एल्स इफ लैडर, ये स्टेटमेंट को हमने पढ़े वाले। फिर अब आगे पढ़ने वाले हम लोग डिसीजन मेकिंग यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर। मतलब डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को ही हम लोग इफ एल्स के थ्रू लॉजिकल ऑपरेटर की हेल्प से क्या करने वाले, यूज करने वाले हैं। अगला है स्विच केस स्टेटमेंट, फिर इटरेटिव स्टेटमेंट। इटरेटिव स्टेटमेंट कोई और किस नाम जाना जाता है, लूप के नाम से जाना जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, इटरेटिव स्टेटमेंट, रिपीटेटिव स्टेटमेंट, लूप स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें एक ही हैं। द गो टू स्टेटमेंट, अगली बात आती है गो टू स्टेटमेंट की। आइए अब जरा बात को आगे बढ़ाते हैं और आगे चीज़ों को समझने की हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड लूप। तो सबसे पहले समझते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है, या फिर कंट्रोल स्टेटमेंट किसे बोलते हैं। तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स अलाउ यू टू चेंज द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर एग्जीक्यूशन। कहने का मतलब कंट्रोल स्टेटमेंट आपको ये परमिशन देते हैं कि आप प्रोग्राम के एग्जीक्यूट होने का जो प्रोग्राम की जो सीक्वेंस है, मतलब हमने भी सीक्वेंस किसकी बात की कि जो हमारी सी लैंग्वेज है वो टॉप टू बॉटम अप्रोच को सपोर्ट करती है। मतलब कोई भी चीज़ अगर ऊपर लिखी है तो ऊपर ही एग्जीक्यूट होगी, और जो चीज़ नीचे लिखी है उसको नीचे एग्जीक्यूट होगी। तो ये हमारी जो कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं ये क्या करते हैं, चेंज करने की परमिशन देते हैं आपको कि आप प्रोग्राम के कंट्रोल के साथ जिस चीज़ की जहाँ पे ज़रूरत है उसको आप क्या करा सको, एग्जीक्यूट करा सको। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, कंट्रोल स्टेटमेंट बोला जाता है। बेसिकली कंट्रोल स्टेटमेंट हमारे 4 तरीके के होते हैं। डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन जिसको हमने इफ एल्स लैडर, नेस्टेड इफ एल्स जैसा पढ़ने वाले। अगला होगा स्विच केस स्टेटमेंट। स्विच केस स्टेटमेंट मतलब इसको सिलेक्टिव कंट्रोल स्टेटमेंट भी बोला जाता है। इटरेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शन मतलब लूप की बात कर रहे हैं, और गो टू कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तो कंट्रोल स्टेटमेंट जो हमारे होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं। डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, स्विच केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, इटरेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शन एंड गो टू कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। अब हमें बारी बारी से हर एक को पढ़ना है। अब बात करते हैं डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन की। डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन होते क्या है, देखिए बड़ी बारीकी से इस बात को समझना है, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट, ये थ्योरी आपको समझ में आ जाती है तो प्रोग्राम्स करने में आपके लिए बहुत आसान होने वाले हैं। अगर ये चीज़ें आप समझने में चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो आगे प्रोग्रामिंग में आपको समस्या होने वाली है। तो समझना है आपको यही कि डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन होते क्या है। तो देखो, इट इज़ नोन एज अनदर नेम सिलेक्शन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन या फिर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। तो देखो दोस्तों, जो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उसमें क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, इट इज़ नोन एज अनदर नेम, इसे इस दूसरे नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे आपको समझना है कि जो डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट होता है या फिर डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन जो होते हैं हमारे, इसको हम सिलेक्शन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के भी नाम से जानते हैं और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के भी नाम से जानते हैं। डिसीजन मेकिंग का मतलब कि किसी दो लाइनों के बीच में, किसी दो स्टेटमेंट के बीच में, किसी दो कंडीशन के बीच में हमें क्या करना है, डिसीजन करना है कि कौन सा चलना है कौन सा नहीं चलना है। द कंडीशनल एक्सप्रेशन इज मेनली यूज फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पज। कहने का मतलब इसे डिसीजन लेने के पर्पज से क्या किया जाता है, यूज किया जाता है अपने प्रोग्रामिंग में।
इन द सब्सिक्वेंट सेक्शन वी विल लर्न डिफरेंट कंडीशनल स्टेटमेंट, मतलब आगे चल के हम कई तरीके के कंडीशनल स्टेटमेंट क्या करने वाले, पढ़ने वाले हैं। इसमें से आपका इफ स्टेटमेंट होगा, इफ एल्स स्टेटमेंट होगा, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट होगा। नेस्टेड इफ एल्स को ब्रांचिंग स्टेटमेंट के भी नाम से जानते हैं। अगला होगा आपका इफ एल्स स्टेटमेंट, जिसे हम इफ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट के भी नाम से जानते हैं। अगला होगा हमारा कंडीशनल ऑपरेटर। देखो यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर की बात आ गई। देखो हम जब ऑपरेटर पढ़ रहे थे तो उस जगह पे हमने आपको बोला था कि कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में हमें आगे पढ़ना है। तो यहाँ पे जो कंडीशनल ऑपरेटर है या टर्नरी ऑपरेटर आपका, मतलब एक ऐसा ऑपरेटर होगा जिससे अपने वर्क को एग्जीक्यूट करने के लिए इसे 3 ऑपरेंड की जरूरत पड़ने वाली है। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब आइए बात करते हैं हम लोग इफ स्टेटमेंट के बारे में। ये इफ स्टेटमेंट हमारा होता क्या है। द इफ, तो कोई सिंपली अगर समझा जाए तो इफ का मतलब होता है यदि। इफ का क्या मतलब होता है, यदि। जैसे मैं आपको बोलूं कि आपके पास 10 रुपये हो, यदि आपके पास 10 रुपये हो तब आप ऑटो से जाइए, अगर आपके जेब पे पैसे ना हो तब आप पैदल जाइए। तो देखो यहाँ पे कंडीशन है ना। अब डिसीजन बनाने की बात हो गई कि आपको करना क्या है। वहाँ पे जो एक्यूरेट भाई, किसी के पास पैसे होंगे, किसी के पास पैसे नहीं भी होंगे एट द टाइम, तो आपको उस टाइम पे डिसीजन लेना है। तो ऐसे ही प्रोग्राम में जो कुछ भी लाइनें होंगी जहाँ पे किसी दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट के बीच में हमें डिसीजन लेना होगा, वहाँ पे हम लोग इफ स्टेटमेंट का या फिर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ऐसा ही कुछ इसका कॉन्सेप्ट होता है। आइए समझते हैं। द इफ स्टेटमेंट इज अ कंट्रोल स्टेटमेंट डेट टेस्ट अ पार्टिकुलर कंडीशन, जो कि किसी पार्टिकुलर कंडीशन को क्या करता है, टेस्ट करता है। और जब वो कंडीशन ट्रू होती है तभी वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। बात समझ रहे हैं आपको। कि किसी पार्टिकुलर कंडीशन को क्या करेगा, टेस्ट करेगा, चेक करेगा। अगर वो, जैसे मैंने कहा आपसे, हमने कंडीशन क्या रखी, अगर आपके पास 10 रुपये हैं तो ये कंडीशन हो गई। अब आप क्या करोगे, चेक करोगे आपके पास 10 रुपये हैं या नहीं है। अगर आपके पास 10 रुपये हैं तब आप आगे के जो भी स्टेटमेंट है उसको फॉलो करोगे, नहीं होगा तो उसको फॉलो नहीं करोगे। तो यही बात होती है इफ स्टेटमेंट में। यदि के साथ हम कोई ना कोई शर्त रखते हैं। देखो, जब कंडीशन ट्रू होगी तब ये स्टेटमेंट चलेगा, जब कंडीशन फॉल्स होगी तो स्टेटमेंट नहीं चलेगा। इसका सिंटेक्स कैसे होता है, देखिए इफ लिखते हैं हम, लोअर केस में सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। इफ के बाद पैरेंथेसिस लगाते हैं, उसके अंदर में क्या लगाते हैं, कंडीशन लगाते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है, जो स्टूडेंट मोस्टली गलती करते हैं कि यहाँ पे इफ के बाद सेमी कोलन लगा देते हैं। कहने का मतलब इस जगह पे जहाँ कहीं पे भी इफ का यूज करते हैं यहाँ पे वो लोग सेमी कोलन लगा देते हैं, जबकि ये क्या हो गया, ऐसा करना गलत हो गया। ऐसा करना गलत कहने का मतलब कि आपके प्रोग्राम में एरर या फिर वार्निंग आए या ना आए, लेकिन इसका जो मेन मतलब होगा कि इसको क्या बोलते हैं, इस जो सिंबल हमने बनाया सेमी कोलन को, इसको स्टेटमेंट टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता है। स्टेटमेंट टर्मिनेटर क्या करेगा, इस लाइन को यहीं पे ख़त्म कर देगा। जबकि इफ के बाद कर्ली ब्रैकेट से लगा हुआ, वो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, जो स्टेटमेंट कंडीशन के ट्रू होने पे जिसे चलना है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो भी ये नहीं चलेगा और फॉल्स होगी तो चलेगा ही नहीं। तो ये बात कहने का मतलब कि कंडीशन यहाँ पे सेमी कोलन हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अगली बात अगर करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो हम एक प्रोग्राम में कई ढेर सारे मतलब अनलिमिटेड इफ एल्स स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हो। देयर आर नो एनी डेफिनेट नंबर टू यूज द इफ स्टेटमेंट इन योर प्रोग्राम। आपके अपने प्रोग्राम में कोई भी निश्चित संख्या नहीं है कि आप इतने ही इफ स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। आपकी जितनी मर्जी आप उतने कर सकते हो। अब आइए एक एग्जांपल के थ्रू इस बात को समझते हैं। यहाँ पे लिखा है राइट ए प्रोग्राम टू इंटर द एज ऑफ अ पर्सन एंड चेक ही कैन गिव वोट आर नॉट। कहने का मतलब आप किसी भी पर्सन की एज को इंटर करिए और आपका जो सॉफ्टवेयर बने वो बताए कि वो वोट दे सकता है कि वोट नहीं दे सकता है। अब आपको यहाँ पे एक माइंड में आइडिया हो रहा होगा कि वोट तो वही दे सकता है जो 18 साल से ज़्यादा हो, जो 18 एबव हो। तो यहाँ पे आपको समझना है कि जो हमें एक डिसीजन लेना है, जो कोई भी मान लो इस प्रोग्राम को रन कराएगा वो कोई एज डालेगा। अगर वो एज पे वो पार्टिकुलर कंडीशन ट्रू होगी तब जाके वो वोट देने के काबिल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आइए समझते हैं इस प्रोग्राम को। हैज इंक्लूड studio.h, हैज इंक्लूड conio.h, यहाँ दोनों हेडर फाइल हमने लिख दिया, वाइड मेन हमने लिख दिया। इंटीजर एज नाम का हमने वेरिएबल लिया जिसके थ्रू हम क्या करने वाले हैं कि
जो एज यूजर इंटर करेगा उस डेटा को स्टोर करने के लिए इंटीजर टाइप की एज हमने ले लिया। फिर हमने लिखा इंटर द एज ऑफ अ पर्सन। प्रिंटफ के अंदर हमने क्या लिखा, इंटर द एज ऑफ पर्सन, जिससे कि यूजर क्या करे, इस मैसेज को पढ़े और मैसेज को पढ़ने के बाद वो अपनी एज को क्या करे, इंटर करे, और स्कैनअप के थ्रू हमने क्या कर लिया, उसे स्टोर कर लिया। अब देखिए हमने बिल्कुल सिंटेक्स को ही फॉलो किया, आपको भी बिल्कुल सिंटेक्स को ही फॉलो करना। हमने लिखा इफ़ एज ग्रेटर देन 18, जब एज जो है 18 से ज़्यादा होगी, जब एज 18 से ज़्यादा होगी तो यहाँ पे एक प्रिंटअप होने मैसेज क्या लिखा है, ही कैन गिव वोट, मतलब वो वोट दे सकता है, वो क्या कर सकता है, वो वोट दे सकता है। अगर मान लो, देखो यहाँ पे समझना है आपको कि अगर ये पूरा स्टेटमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक का है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तब तो ये इतना स्टेटमेंट चलेगा, क्योंकि ये सारा कुछ इसी स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है, इसी कंडीशन पे डिपेंड करता है। देखो मान लो हमने एज नाम का वेरिएबल बनाया, इसके अंदर हमने कोई डेटा बनाया, किसी यूजर ने इसके अंदर 12 डाल दिया, जब 12 डाल दिया तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, 0 आएगा, मतलब फॉल्स आएगा। जब फॉल्स होगा तो हमारा कंट्रोल जो है यहाँ से नीचे चला जाएगा, यहाँ से नीचे चला जाएगा, इस लिखे गए स्टेटमेंट को, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखे गए स्टेटमेंट को रीड ही नहीं करेगा, क्योंकि कंडीशन ट्रू है ही नहीं। जब कंडीशन ट्रू होगी, जब ये वाली लिखी गई कंडीशन ट्रू होगी, तब जाके ही ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट करेगा या फिर रन करेगा। आई होप बात आपको समझ में आ रही होगी कि जब वो पार्टिकुलर शर्त कंप्लीट होगी तभी इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा गया स्टेटमेंट रन करेगा। अब दूसरी बात करते हैं यहाँ पे, कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि जो कुछ भी हम हमारे एग्ज़ाम में या फिर हमारे किसी बुक वगैरह में ये जो कर्ली ब्रैकेट हमने लगाया है, इस कर्ली ब्रैकेट को नहीं लगाया जाता। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, आपको चीज़ें सीख रहे हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप कर्ली ब्रैकेट को लगाएं। कर्ली ब्रैकेट के नहीं लगाने पे भी कोई एरर या फिर वार्निंग नहीं आती है, लेकिन इससे प्रोग्राम को समझने में आपको दिक्कत हो सकती है, प्रोग्राम को समझाने में आपको दिक्कत हो सकती है, आपके लिए भी कंपाइलर के लिए भी। तो बेस्ट वे यही है कि आप कर्ली ब्रैकेट का यूज करिए। अगर कर्ली ब्रैकेट नहीं भी लगाया तो आप वहाँ पे ये मत सोचिए कि उसने गलती की है या फिर एरर आएगा या फिर वार्निंग आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि कर्ली ब्रैकेट किसी पॉइंट ऑफ व्यू को, इसके बारे में अभी और चीज़ें जब फंक्शन चैप्टर के अंदर आएंगे तो वहाँ पे चीज़ों को हम समझने लगेंगे तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए कि सर अभी आप कहीं पे बोल रहे हैं कर्ली ब्रैकेट केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यहाँ पे कोई किसी सीक्वेंस को नहीं ब्रेक कर सकते, किसी सेंटेंस को नहीं ब्रेक कर सकते, लेकिन होता है, चीज़ें आगे चल के आपको धीरे धीरे और भी ज़्यादा क्लियर होंगी। अभी के लिए आप ये इतना समझ सकते हैं कि कर्ली ब्रैकेट हम लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको लगाना है। लेकिन आप जब भी प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको लगाना है, आपको समझना है। अब आगे बात करते हैं गेट ch और प्रोग्राम क्लोज। तो इसका एग्जीक्यूशन क्या होगा, एक एज नाम पे मान लेते हैं कोई यूजर अपनी कोई वैल्यू इंटर करेगा। मान लो यूजर ने इंटर कर दिया यहाँ पे, यूजर ने कोई एज इंटर किया, एज हो गई 19 ईयर हो गई। जब वो 19 ईयर एज होगी तब क्या होगा, इफ स्टेटमेंट यहाँ पे चलेगा। अब पहले सबसे पहले क्या होगा, ब्रैकेट साल होगा, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, एज ग्रेटर देन 18, तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि कैसे, ये क्या है, ऑपरेटर है, ऑपरेटर ये तो रिजल्ट क्या देंगे, तो 0 देंगे या तो 1 देंगे, मतलब ये तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। जब एज ग्रेटर देन 18 हो गया, इसका रिजल्ट 1 आ गया, तो इसके बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा गया स्टेटमेंट क्या कर जाएगा, रन कर जाएगा। तो ये प्रिंट करेगा ही कैन गिव वोट, ये क्या करेगा, ही कैन गिव वोट, मतलब वो वोट दे सकता है। अगर मान लो यहाँ पे ये चीज़ें नहीं चलती हैं और एज जो हमारा वेरिएबल है उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है भाई, उसकी यूजर ने इंटर कर दिया 17 ईयर। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये एज क्या रिजल्ट कितना आ जाएगा इस स्टेटमेंट का, 0 आ जाएगा, मतलब फॉल्स आ जाएगा। जब ये फॉल्स आ जाएगा तो ये इतना पूरा लिखा हुआ स्टेटमेंट हमारा रन ही नहीं करेगा और प्रोग्राम जो है हमारा ये यहाँ से यहाँ तक का इग्नोर हो जाएगा और नीचे केवल गेट ch स्टेटमेंट चलेगा, गेट ch स्टेटमेंट चलेगा। तो कहने का मतलब नथिंग डू। कभी कभी हमारे प्रोग्राम में ऐसा भी प्रोग्राम आता है, सिंपल प्रोग्राम होते हैं, ये पूछा जाता है कि यदि ये कंडीशन हो तब ये काम हो, जब कंडीशन फॉल्स हो जाए तो कुछ ना हो। तो अब आपको वहाँ पे ये समझना है, कुछ ना होने के लिए आपको आगे कुछ भी नहीं लिखना है, गेट ch लिख के प्रोग्राम को क्लोज करते हैं। डिसीजन सही होगा तब वो चलेगा, डिसीजन नहीं सही होगा तो वो नहीं चलेगा, बस इतनी सी सिंपल सी बात है। तो आपको ये, आई होप ये प्रोग्राम समझ में आया होगा, आपको इफ स्टेटमेंट भी समझ में आया होगा। आइए अब कुछ प्रॉब्लम्स पे बात करते हैं, जो प्रॉब्लम्स आगे चल के आपके काम में आने वाली है।
ये प्रोग्राम पूछे गए हैं एग्जाम में। अब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ। आप चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा और धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी आपको, और बहुत अच्छे से ही समझ में आएंगी। आगे लिखा हुआ है हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैज इंक्लूड कूनियो डॉट एच, वाइड मैन। प्रोग्राम क्या है? राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 10 देन डिक्रीज द नंबर बाई 1। एक्चुअली जो प्रोग्राम आया था वो इंक्रीज द नंबर बाई 1 से था। मतलब कि हमें कोई नंबर इंटर करना है, अगर वो नंबर हमारा 10 से ज़्यादा होता है, मतलब 10 से ज़्यादा होता है तो नंबर में से एक घट जाए। बात समझ पा रहे होंगे? जो रियल प्रोग्राम था वो था कि इंक्रीज द नंबर बाई 1, मतलब नंबर एक चाहे जुड़ जाए चाहे घट जाए। तो आपको यहाँ पे समझना है कि इस प्रोग्राम को कैसे बनाएंगे हम। तो सबसे पहले हेडर फाइल हमने लगाया। हेडर फाइल लगाने के बाद हमने क्या लिखा? इंटीजर नम। इंट नम लिखने का मतलब क्या हुआ कि इंट डेटा टाइप, नम एक हमारा वेरिएबल, नम नाम का एक वेरिएबल हमने बनाया और उसके अंदर वो यूजर का इंटर किया हुआ डेटा हम यहाँ पे क्या करेंगे? स्टोर करने वाले हैं। फिर हमने क्या लिखा? प्रिंट ऑफ इंटर अ नंबर। प्रिंट ऑफ इंटर अ नंबर, हमने एक मैसेज लिखा कि कोई नंबर आप क्या करिए? इंटर करिए। फिर स्कैन अप हमने लिखा पर्सन साइन डी एड्रेस ऑफ नम, मतलब वो नंबर अब क्या हो जाएगा? उस नम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर हमने क्या लिखा? इफ नम ग्रेटर देन 10, अगर नंबर जो है हमारा 10 से ज़्यादा होता है तब वहाँ पे क्या होगा? नम असाइनिंग टू नम -1, नम असाइनिंग टू नम -1। देखिए इस स्टेटमेंट को, जो नम असाइनिंग टू नम -1, इसका मतलब क्या हुआ? कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि नम नाम का मान लो हमने वेरिएबल लिया और यूजर ने उसके अंदर क्या इंटर कर दिया? 12 इंटर कर दिया। अब नम को आप देख रहे हैं यहाँ पे नम की वैल्यू कितनी है? 12 है। तो इस स्टेटमेंट में क्या होगा? यूजर कंफ्यूज होगा कि सर इसमें से कौन सा पहले साल होगा। तो ध्यान रखना है कि पहले इतना लिखा हुआ स्टेटमेंट क्या होगा? हमारा रन होगा। जब पहले इतना लिखा हुआ स्टेटमेंट हमारा रन होगा तब यहाँ पे क्या होगा? नम की वैल्यू कितनी है भाई? 12 है। 12 माइनस 1, 12 माइनस 1 कितना हो गया भाई? 11 हो गया। जब 11 हो गया तो इस नम -1 की जगह पे हम 11 को लिख सकते हैं। अब ये 11 बराबर नहीं है, ये 11 कॉपी हो रहा है नम के अंदर, तो नम के अंदर जो 12 रखा है इसकी जगह पे अब क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर, हमने पढ़ा था। तो नम असाइनिंग टू नम -1 का मतलब क्या हो गया? अब नम की वैल्यू में से नम की एक क्या हो गया? एक डिक्रीज हो गया और उसकी वैल्यू क्या हो गई? उसमें नम के अंदर स्टोर हो गई। इसी स्टेटमेंट को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, जो ये नम असाइनिंग टू नम -1 लिखा हुआ है इसको हम किसी दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, कुछ ऐसा। नम माइनस नम, नम माइनस इक्वल टू नम माइनस इक्वल टू 1। इसका मतलब नम में से एक घटे और फिर असाइन हो जाए किसमें? नम के अंदर ही। तो ये भी एक स्टेटमेंट है। बिल्कुल दोनों का मतलब सेम है, बस लिखने का तरीका दोनों का अलग अलग है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। फिर हमने क्या कर दिया? प्रिंट करा दिया नम की वैल्यू को, और फिर हमने गेट स्विच लिख दिया। तो यहाँ पे इफ स्टेटमेंट हमारा क्या करेगा? जब कंडीशन ट्रू होगी तो इतना पार्टिकुलर स्टेटमेंट हमारा रन होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो स्टेटमेंट नहीं रन करेगा। मान लो यूजर ने क्या है? वैल्यू इंटर कर दी भाई, यूजर ने वैल्यू इंटर कर दी 5। जब 5 इंटर कर दी तो 5 क्या होगा? 5 चेक करेगा कि इफ के अंदर हमने लिखा इफ नम ग्रेटर देन 10, तो इसका मतलब क्या हुआ? नम हमारा 10 से ज़्यादा नहीं है, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 0। जब 0 आ जाएगा तो ये पूरा कोई इतना लिखा हुआ कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, सीधे हमारा कंट्रोल गेट CS पे आएगा और हमारा क्या हो गया? कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो गया। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब जरा बात को आगे बढ़ाते हैं, किसी अगले प्रोग्राम पे बात करते हैं। देखिए बहुत ही आसान तरीका होता है चीज़ों को समझने का। आप एक एक चीज़ों को बहुत बारीकी से समझिए, बहुत ही मज़ेदार प्रोग्रामिंग होती है। अब आगे आपको बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है। अगला जो प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट रेट एंड क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट रेट एंड क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। इफ क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 100 देन डिस्काउंट इज 10% एंड प्रिंट द सेलिंग प्राइस। देखिए ये समझने की कोशिश करिए कि आप किसी भी सामान की, मान लेते तो कोई भी गुड्स है, किसी दुकान पे जाते हैं और वहाँ पे आपको बोला गया किसी भी सामान का आप रेट बताइए और उसकी क्वांटिटी बताइए। रेट मतलब मान लेते हैं 10 रुपये के कोई चीज़, मान लो कोई पेन ही है पार्टिकुलरली, वो 10 रुपये में मिल रहा है, ठीक है, और कितने पेन है वो भी आपको बताने, मान लेते हैं आपने 10 इंटर कर दिया तो 10 पेन 10 रुपये के हिसाब से। अब ये पूछा गया कि इफ़ क्वांटिटी इज़ ग्रेटर देन 100, इफ़ क्वांटिटी इज़ ग्रेटर देन 100, जब उसकी मात्रा, सामान की मात्रा 100 से ज़्यादा होगी तब क्या होगा? डिस्काउंट इज 10%।
तब उसे डिस्काउंट कितने का मिलने वाला है, 10% का मिलने वाला है। अगर इससे ज़्यादा नहीं होगी तब हमें कुछ नहीं करना है। तो इस पार्टिकुलर स्टेटमेंट को हमें समझना है, और ये समझने के आज चलते हैं प्रोग्रामिंग के, तो इस बात को समझते हैं कि मान लो कि हमें कितने वेरिएबल बनाने हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आपको ये आ रही होगी, सर कितने वेरिएबल बनाने हैं। तो भाई तो एक हमारे पास क्वांटिटी होनी चाहिए, एक हमारे पास कोई रेट होना चाहिए, एक कोई हमारे पास सेलिंग प्राइस रखने के लिए होना चाहिए, और एक कोई डिस्काउंट के लिए भी होना चाहिए। तो हमें टोटली कितने वेरिएबल चाहिए, 4 वेरिएबल चाहिए। आइए वेरिएबल बनाते हैं। तो हमारा इंटीजर, रेट, क्वांटिटी, डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस, हमने 4 वेरिएबल बना लिया, और 4 के चारों इंटीजर टाइप के हैं। यहाँ पे आप फ्लोट भी ले सकते हो, क्योंकि सेलिंग पैसा वगैरह की जब कहीं पे बात होगी तो आप कोशिश करिए कि आपका वेरिएबल किस में बने, फ्लोट पे बने। फिर हमने एक मैसेज लिखा है, इंटर द क्वांटिटी एंड रेट, मतलब वस्तु जो भी सामान है उसकी क्वांटिटी बताइए और रेट बताइए। तो यूजर का जो कुछ भी सामान हो वो अपनी क्वांटिटी और रेट दोनों क्या करेगा, इनपुट करेगा। फिर आपने एक स्टेटमेंट लिखा, सेलिंग प्राइस कैलकुलेट किया। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, अगर 10 रुपये में 10 सामान मिल रहे हैं तो भाई उसका क्या कर देते हैं, दोनों का गुणा कर देते हैं, हमारा रिजल्ट सेलिंग प्राइस निकल के आ जाता है। तो वही हमने किया यहाँ पे। तो रेट एंड क्वांटिटी का हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो हमारा क्या निकल के आ गया, सेलिंग प्राइस निकल के आ गया। अब बात आती है कंडीशन की। कंडीशन क्या है कि इफ क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 100, जब हमारी वस्तु की क्वांटिटी 100 से ज़्यादा होगी तब उसे डिस्काउंट देना है, पैसे पे डिस्काउंट नहीं है। अगर यहीं पे एसपी पे मतलब ये लिखा होता है कि जब एसपी 10,000 से ज़्यादा हो, 1,000 से ज़्यादा हो, तब आप यहाँ पे एसपी लिखते। यहाँ पे क्वांटिटी पे कंडीशन टेस्ट करना है, तो इस वजह से हमने क्वांटिटी को इफ स्टेटमेंट के साथ में जोड़ के रखा हुआ है। तो हमें क्या लिखा है, इफ क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 100, तब यहाँ पे क्या होगा, हमने एक मैसेज लिखा, कांग्रेचुलेसन्स यू गॉट डिस्काउंट ऑफ 10%, मतलब बधाई हो, आपको कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला, 10% का डिस्काउंट मिला। तब हमें डिस्काउंट कैलकुलेट करने के लिए एसपी मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 100। आपको सब पता है कि सिंपल सा मैथ का वर्क होता है ये, कि डिस्काउंट में हमें क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस में उतने से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा एक्यूरेट रिजल्ट आ जाता है। और इस वजह से हमने अपना डिस्काउंट कैलकुलेट कर लिया। और डिस्काउंट कैलकुलेट करने के बाद सेलिंग प्राइस असाइनिंग टू, कहने का मतलब हमने यही स्टेटमेंट लिखा जो हमने पहले प्रोग्राम में यूज़ किया था। मतलब पहले एसपी, मान लो कोई सामान है, मान लो एसपी, हमारे पास कितने वेरिएबल हैं कि एसपी है, एक हमारे पास डिस्काउंट है, एक हमारे पास क्वांटिटी है, एक हमारे पास रेट है। क्वांटिटी मान लो यूजर ने इंटर कर दी 500, रेट कितना इंटर कर दिया 2 रुपीज़। अब यहाँ पे ध्यान देना है, तो एसपी कितना निकल के आ गया भाई 1000 सेलिंग प्राइस निकल के आई। डिस्काउंट निकालने के लिए हमने यहाँ पे लिखा है एसपी मल्टीप्लाई बाई 10, तो एसपी में कितने का डिवीजन करना है, 10 डिवाइडेड बाई 100। कहने का मतलब इसका डिस्काउंट कितना निकलेगा 100 रुपये। 100 रुपये इसका डिस्काउंट निकल आया। तो अब सेलिंग प्राइस में से हमें डिस्काउंट को घटाना है, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि एसपी माइनस डिस्काउंट। तो एसपी थी हमारी अभी तक 1000, इसमें से 100 माइनस हो गया, तो अब एसपी की नई वैल्यू कितनी हो गई 900। एसपी की अब नई वैल्यू कितनी हो गई 900। और इस तरीके से हमारा ये क्या हो गया, कैलकुलेट हो गया। लेकिन ये काम तब होगा जब क्वांटिटी ग्रेटर देन 100 होगी। जब क्वांटिटी कितनी होगी, ग्रेटर देन 100 होगी। क्वांटिटी ग्रेटर देन 100 नहीं होगी तो ये पूरा लिखा हुआ कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। अब आइए आगे बात करते हैं भाई। सेलिंग प्राइस, देखो वहाँ पे सेलिंग प्राइस हमने निकाल लिया। जब क्या होगा कि सेलिंग प्राइस कैलकुलेट होने, जब डिस्काउंट होगा तब तो ये इतना स्टेटमेंट चलेगा, नहीं तो सेलिंग प्राइस तो प्रिंट करेगा ही। तो यहाँ पे हमने सेलिंग प्राइस को प्रिंट करा दिया, गेट चेंज कर दिया। अब जिसको डिस्काउंट मिला उसको ये वाला मैसेज भी मिलेगा, डिस्काउंट भी मिलेगा। जिसकी क्वांटिटी 100 से कम होगी उसको ना तो वो मैसेज मिलेगा ना तो डिस्काउंट मिलेगा। आई होप बात आपको समझ में आ गई होगी। आप एक बार फिर से इस प्रोग्राम को देख सकते हैं और देखने के बाद इसको अपने से समझने की कोशिश करिए। चीज़ें बहुत ही आसान हैं, एक बार समझिए, दूसरी बार अपने से खुद से कॉपी पे करिए, चीज़ें बहुत ही क्लियर होंगी। आप क्वेश्चंस की लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, डेटा चेंज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इस प्रोग्राम को रन कराइए, रन करा के चेक करिए कि क्या रिजल्ट आता है इसका। अब आइए अगले प्रोग्राम पे बात करते हैं। अगला प्रोग्राम होगा हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट। देखिए अभी तक हमने इफ स्टेटमेंट की बात किया, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, वो किसको पढ़ने वाले हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट को पढ़ने वाले हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट इफ के आगे का ही सेक्शन होता है, बस यहाँ पे थोड़ी सी एक नई बात हमें समझनी होती है। आई होप आज की बात आपको समझ में आई होगी।
आज के लिए थैंक यू।